वह तारीख थी 1 जनवरी 2025। साल का पहला दिन था। मुकेश चंद्रावकर अपने घर पर थे। मुकेश चंद्रावकर जो टेलीविजन पत्रकार थे, उनके पास रितेश चंद्रावकर का फोन आता है। रितेश चंद्रावकर और मुकेश चंद्रावकर का घर बस्तर में है। दोनों कुछ ही दूरी पर, दोनों के घर कुछ ही दूरी पर है। मुकेश चंद्रावकर उनके फोन के बाद रितेश चंद्रावकर से मिलने उनके घर जाते हैं। रितेश चंद्रावकर के घर पर उनकी बातचीत होती है और उसके बाद से मुकेश चंद्रावकर का कोई पता नहीं चलता है। 2 तारीख, जब 1 तारीख पूरी बीत जाती है तो 2 तारीख को जो उनके छोटे भाई होते हैं मुकेश चंद्रावकर के, वो बस्तर पुलिस के पास जाते हैं और अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस उनका मोबाइल नंबर लेती है। हालांकि पहले से मोबाइल नंबर उनको पता होता है पुलिस को, क्योंकि वो उस इलाके के एक नामी पत्रकार थे, मुकेश चंद्रावकर। पुलिस उनके मोबाइल को जो है लोकेशन ट्रेसिंग पर लगाती है, लेकिन चूंकि 1 तारीख की शाम से ही उनका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है, इसकी वजह से उसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। लेकिन जहां पर उनका मोबाइल स्विच ऑफ होता है, वहीं पर रितेश चंद्रावकर का भी मोबाइल स्विच ऑफ होता है। मतलब जिस जगह पर दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है, वो होता है रितेश चंद्रावकर का घर। रितेश चंद्रावकर, जो सुरेश चंद्रावकर एक बड़ा ठेकेदार है, उनका छोटा भाई है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और पत्रकार भी वहां पर पहुंचते हैं, क्योंकि यह मामला पत्रकार का था। जब पुलिस और पत्रकार दोनों वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे पूछताछ होती है। रितेश तो मौके पर नहीं मिलता है, लेकिन जो और लोग होते हैं उनसे पुलिस पूछताछ करती है। और जब पूछताछ कर रही होती है, इसी दौरान एक पत्रकार की निगाह जो है, जो उनका बाड़ा है सुरेश चंद्रावकर का, उस बाड़े में ही, बल्कि कहा जाएगा, एक अलग से चुनाई की गई थी, जो एक चुनाई नई की गई थी। मतलब सीमेंट और मोरंग लगा करके एक चुनाई की गई थी। एक ऊंचा सा एक टीला बनाया गया था, जिसे पूछा गया वहां के लोगों से कि ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि एक सेप्टिक टैंक है। सेप्टिक टैंक में आप सब ने देखा होगा कि एक छोटा सा मेन होल भी होता है, जिसके जरिए उस सेप्टिक टैंक की भविष्य में चल करके अगर कभी जाम हो जाता है तो उसकी सफाई होती है। लेकिन इस सेप्टिक टैंक में वो मेन होल नजर नहीं आ रहा था। पुलिस और एक पत्रकार दोनों को संदेह होता है, तो मजदूर बुलाए जाते हैं और उस सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है। जब सेप्टिक टैंक को तोड़ा जाता है तो उस सेप्टिक टैंक के भीतर पानी भरा होता है और उसमें मुकेश चंद्रावकर की बॉडी पड़ी होती है। पुलिस को लगता है कि हो सकता है किसी और की बॉडी हो, लेकिन पत्रकार उनकी बॉडी को तुरंत पहचान जाते हैं। बॉडी बाहर निकाली जाती है। उनके गले पर कई कटीले, जैसे लगता है कि किसी सूजे से उनको गले में उन पर हमला किया गया होगा। बहुत बर्बर तरीके से मुकेश चंद्रावकर की हत्या की गई। मुकेश चंद्रावकर की जैसे ही हत्या की खबर मिलती है, पत्रकार आग बबूला हो जाते हैं। जंगल के आग की तरह पूरी पत्रकार बिरादरी में ये खबर फैल जाती है और वहीं से पत्रकार की हत्या पर एक तरीके से लोगों में उबाल आता है। पॉलिटिक्स भी शुरू हो जाती है और सुरेश चंद्रावकर, जिसका वो घर होता है, वो वहां से गायब होता है। रितेश चंद्रावकर भी गायब हो जाता है।
मुकेश चंद्रावकर की हत्या को करीब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, बल्कि ये कहेंगे कि 1 तारीख को ही हत्या हो गई थी। बॉडी तो उनकी 3 तारीख को मिलती है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। इसमें 2-3 लोग पकड़े भी गए हैं और पत्रकार इसको लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। आप हमारा डीएनएम शो देख रहे हैं। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो पत्रकार मुकेश चंद्रावकर के मर्डर की है। आखिर पत्रकार मुकेश चंद्रावकर का मर्डर कैसे किया गया और क्यों किया गया, ये पूरी कहानी आज के इस शो में हम आपको सुनाएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर घटनाक्रम क्या था। दरअसल छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जो मुकेश चंद्रावकर हैं, उनका ऐसा पुलिस कहती है, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि सबसे पहले गला घोंटा गया, इसके बाद सिर पर कुल्हाड़ी मारी गई। इस हमले में मुकेश के सिर पर 2.5 इंच का गड्ढा हो गया। हत्या के बाद लाश को बैडमिंटन कोर्ट कैंपस में बने सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। टैंक को 4 इंच कंक्रीट से ढलाई करके पैक कर दिया गया। मुकेश चंद्रावकर बस्तर जंक्शन नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते थे। वो कई टेलीविजनों से भी जुड़े हुए थे। उनके लिए भी वो नक्सल प्रभावित इलाकों से खबरें लाया करते थे। जो उनका बस्तर जंक्शन यूट्यूब चैनल है उस पर 1,59,000 सब्सक्राइबर है और नक्सली इलाके में किस तरह से उनका जीवन चलता है नक्सलियों का, इसको लेकर के वो खबरें दिखाया करते थे। इसकी वजह से बहुत चर्चा में रहते थे वो। और जब सीसीटीवी फुटेज वहां का खंगाला गया तो मुकेश टी-शर्ट्स और शॉर्ट में वहां दिखे। 1 तारीख की सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली गई, जब पुलिस ने उनकी बॉडी को बरामद कर लिया, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाली गई तो वहां पर टी-शर्ट्स और शॉर्ट्स में देखे गए। जीमेल से भी पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करने की कोशिश की और जो अंतिम लोकेशन उनकी मिली थी वो सुरेश चंद्रावकर के घर की थी। और ये बैडमिंटन जो बैडमिंटन कोर्ट है उसी परिसर में बना हुआ, वहीं पर जो है वो उस पर मतलब वो नजर आया। वहीं पर उनकी बॉडी के बारे में पहले से लोगों को ऐसा लगता था कि ये चूंकि नया नया बनाया गया है, इस वजह से हो सकता है यहीं पर छिपा करके रखा गया हो, क्योंकि उनके भाई ने पहले ही कहा था कि रितेश चंद्रावकर के फोन करने के बाद मुकेश उनसे मिलने के लिए गए थे। और इसी वजह से सबसे पहले जो संदेह की सुई है वो ठेकेदार सुरेश चंद्रावकर और सुरेश के भाई रितेश चंद्रावकर पर थी। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मुकेश ने 120 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सड़क की खस्ता हाल की खबर एक बनाई थी और ये जो ठेका था सुरेश चंद्रावकर का था। इसके बाद से ही इन दोनों के बीच कुछ विवाद भी हुआ था और विवाद के बाद जो सुरेश चंद्रावकर का भाई रितेश चंद्रावकर है उसने मतलब मुकेश चंद्रावकर को धमकी भी दी थी। मुकेश चंद्रावकर के बारे में कहा जाता है कि 2021 में वो खूब चर्चा में आए थे जब बीजापुर में मुठभेड़ के बाद माओवादियों ने कुछ सीआरपीएफ कर्मचारियों को कब्जे में ले लिया था, मतलब उनकी किडनैपिंग कर ली थी। इस मामले में पुलिस ने मुकेश चंद्राकर से बातचीत की थी और मुकेश चंद्राकर ने उन नक्सलियों से, माओवादियों से बात करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सीआरपीएफ कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास
की रिहाई में उन्हीं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और राज्य की जो पुलिस थी, मतलब जो छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, उन्होंने इस बात के लिए मुकेश की तारीफ की थी। मुकेश के बारे में कहा जाता है कि मुकेश नक्सली हमलों, मुठभेड़ों और बस्तर को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों पर व्यापक तौर पर रिपोर्टिंग करते थे। और जो बाहर से टेलीविजन के पत्रकार या और कोई पत्रकार मौके छत्तीसगढ़ में जाते थे, जिनको बस्तर के बारे में रिपोर्टिंग करनी होती थी, नक्सलियों के बारे में रिपोर्टिंग करनी होती थी, वो जो है मुकेश से ही सबसे पहले संपर्क करते थे और मुकेश उन्हें अंदर तक ले जाकर के उनकी पूरी रिपोर्टिंग किया करवाते थे। आपको बता दें कि मुकेश की उम्र मात्र 28 साल थी। उनके जो भाई हैं वो भी पत्रकार हैं और वो भी इसी तरह की रिपोर्टिंग करते हैं। और मुकेश को लेकर के ये भी कहा जाता है कि मुकेश ने समझौता कभी किसी के साथ नहीं किया। जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय, इस पूरे मामले पर उन्होंने एक ट्वीट किया और कहा कि मुकेश चंद्रावकर की हत्या का समाचार अत्यंत दुखद है और किसी हालत में अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको एक जानकारी और दे दें कि ये जो जिस पर हत्या का आरोप लग रहा है, जो मुख्य अभियुक्त एक तरीके से बताया जा रहा है, सुरेश चंद्रावकर, जो रितेश चंद्रावकर का बड़ा भाई है, वो अभी कुछ दिन पहले चर्चा में आया था। सुरेश चंद्रावकर ने पहली तारीख को भास्कर में एक पेज का एक विज्ञापन दिया था, जिसमें वो अपने सामाजिक कार्यों के बारे में बता रहा है कि किस तरीके से वो सामाजिक कार्य कर रहा है। वो पूरी इसके बारे में जानकारी दे रहा है। इसके अलावा जब उसकी शादी हुई थी तो वो अपनी पत्नी को हेलीकॉप्टर से लेकर के गांव पर आया था। इसको लेकर के कई अखबारों और टेलीविजन में खूब खबरें छपी थी। तो सुरेश चंद्रावकर उसी के बाद से चर्चा में आया था। और सुरेश चंद्राकर जो है वो बस्तर का ही रहने वाला है और कहा जाता है कि कांग्रेस के जमाने में जब वहां पर भूपेश बघेल की सरकार थी, उस दौरान उसने बहुत बड़े बड़े ठेके जो है वो नक्सल इलाके में लिए और नक्सलियों से मिल करके, मतलब उनके साथ तालमेल करके करोड़ों रुपए उसने कमाए। और इसके बाद धीरे धीरे वो अपने को सामाजिक कार्यकर्ता बताने लगा। लेकिन आप जो आसपास के लोग हैं और जो पत्रकार हैं वहां के, वो बताते हैं कि सुरेश चंद्राकर जो है अपराधी किस्म का व्यक्ति है। हालांकि कांग्रेस का जो एससी मोर्चा है उसका वो कभी सचिव भी रह चुका है छत्तीसगढ़ का। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो कांग्रेस पर हमलावर हैं कि जो सुरेश चंद्राकर है, जो हमलावर जिसने मुकेश चंद्राकर की हत्या की है, वो कांग्रेस में रह चुका है। बहरहाल मुकेश चंद्राकर अब हमारे बीच नहीं है। मुकेश चंद्राकर के बारे में कहा जाता था कि वो बहुत बिना डरे रिपोर्टिंग किया करते थे। कभी किसी मामले में उन्हें डर नहीं हुआ। उनका एक वीडियो काफी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जब वो मोटरसाइकिल चलाते हुए नक्सलियों के इलाके में जो सीआरपीएफ के जो जवान थे जिनको बंधक बना लिया था नक्सलियों ने, उनको छुड़ाने के लिए पुलिस को अपनी मोटरसाइकिल में पीछे बिठा करके ले जाते हुए नजर आते हैं। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। हालांकि आज बहुत सैड, दुखद दिन है, क्योंकि एक पत्रकार की खबर लिखने की वजह से हत्या कर दी गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस जो स्टोरी है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए।